वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस बच्चों। आज की क्लास में हम लोग रीतिकाल शुरू करेंगे। रीतिकाल में सबसे पहले ये हम देखेंगे रीतिकाल की समय सीमा जो है वह 1700 से 1900 विक्रमी संवत है और यह समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन के अनुसार है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोग को पिछली कक्षा में। रीतिकाल का सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे कि रीतिकाल को और किस किस नाम से हम जानते हैं। तो रीतिकाल को अलंकार काल भी कहा जाता है और यह नाम मिश्र बंधु ने दिया था। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकार काल कहा। रीतिकाल को रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल कहा, जबकि रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा और रीतिकाल को कला काल भी कहते हैं। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने रीतिकाल को कला काल कहा। इस प्रकार से बच्चों रीतिकाल को और किस किस नाम से जानते हैं? तो रीतिकाल को हम अलंकार काल, श्रृंगार काल और कला काल के नाम से भी जानते हैं। अलंकार काल नाम मिश्र बंधु ने दिया, जबकि रीतिकाल को रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। रीतिकाल को श्रृंगार काल पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है, जबकि रीतिकाल को कला काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। तो ये हुआ रीतिकाल का नामकरण, अर्थात रीतिकाल को और किस किस नाम से हम जानते हैं। अब आइए देखते हैं रीतिकाल की विशेषताएं। प्यारे बच्चों, रीतिकाल की विशेषता या प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। रीतिकाल की पहली विशेषता है श्रृंगार की प्रधानता, अर्थात रीतिकाल की जो रचनाएं हैं उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है और इसलिए इसकी पहली विशेषता है श्रृंगार की प्रधानता। दूसरी विशेषता है रीतिकाल की नारी के प्रति विलासी दृष्टिकोण, अर्थात जो रचनाएं की गई हैं उसमें कवि और रचनाकारों ने नारी को उपभोग की वस्तु के रूप में वर्णन किया है। तीसरी विशेषता है लक्षण ग्रंथों की प्रधानता। बच्चों, लक्षण ग्रंथ से तात्पर्य ऐसे ग्रंथ, रीतिकाल के रचे गए ऐसे ग्रंथ जिसमें व्याकरण के नियमों का पालन कवियों रचनाकारों ने किया है और रस, छंद, अलंकार का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया है। ऐसे ग्रंथों को लक्षण ग्रंथ कहा जाता है जिसमें संस्कृत और व्याकरण के नियमों का प्रयोग किया गया है कवियों रचनाकारों द्वारा और रस, छंद, अलंकार का प्रयोग नियम के अनुसार किया गया है। इस प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण तीसरी विशेषता लक्षण ग्रंथों की प्रधानता, ये रीतिकाल की सबसे प्रमुख विशेषता है। चौथी विशेषता है प्रकृति चित्रण। प्रकृति का चित्रण या प्रकृति का वर्णन कवियों रचनाकारों द्वारा किया गया है। रीतिकाल में श्रृंगार चित्रण, सौंदर्य का वर्णन किया गया है, चाहे वो नारी का सौंदर्य वर्णन हो चाहे प्रकृति का सौंदर्य वर्णन हो। छठवीं विशेषता है ब्रज भाषा का प्रयोग, अर्थात कवियों रचनाकारों ने रचनाओं को करने के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। सातवीं विशेषता है नीति काव्य। नीति मतलब होते हैं नियम। ऐसे काव्य और रचनाएं रची गई जिसमें ज्ञान की बातें, नीति की बातें हमें कवियों रचनाकारों ने बताई है। तो रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है नीति काव्य की रचना, अर्थात ऐसे काव्य ग्रंथ जिसके द्वारा हमें ज्ञान और नीति की बातें पता चलती हैं। आठवीं विशेषता है रीतिकाल की लोक जीवन की उपेक्षा। लोक मतलब होता है समाज, जीवन मतलब जीवन, मतलब समाज के आम लोगों का जीवन का वर्णन रीतिकाल में कम दिखाई देता है। नौवीं विशेषता है सवैया और दोहे छंद का प्रयोग। कवियों रचनाकारों ने अपने काव्य ग्रंथों में सवैया और दोहे का प्रयोग किया है। और सबसे आखिरी विशेषता आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिस प्रकार वीरगाथा काल में कवि और रचनाकार किसी न किसी राजा के दरबार में रहते थे, उसी प्रकार से रीतिकाल में भी ये प्रवृत्ति दिखाई देती है कि कवि और रचनाकार राजाओं जो उन्हें आश्रय प्रदान किए थे, जो उन्हें अपने दरबार में रखते थे, उनकी प्रशंसा में उन्होंने
दोहों की रचना की और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है बिहारी जी जो है, इसके सबसे प्रमुख उदाहरण है बिहारी की, जो बिहारी ससरई है वो इसका एग्जाम्पल है। तो बच्चों ये हुआ रीतिकाल की विशेषता। अब हम देखेंगे कि रीतिकाल के जो काव्य हैं उसमें उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है, रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रीतिबद्ध काव्य। तो बच्चों रीतिकाल के जो काव्य हैं, रीतिकालीन काव्य धारा को 3 भागों में विभाजित किया गया है, रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य, जैसा कि मैंने बताया। रीतिबद्ध काव्य रीतिकाल के ऐसे काव्य जिसमें कवियों रचनाकारों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है और इसके अंतर्गत जैसा कि मैंने बताया कि लक्षण ग्रंथ वे ग्रंथ थे या ऐसे ग्रंथ जिसमें व्याकरण के नियमों का पालन कवियों द्वारा किया गया है और रस छंद अलंकार का प्रयोग जानबूझकर किया गया है ताकि काव्य की सुंदरता बढ़ सके। जबकि रीति सिद्ध काव्य ऐसे रीतिकाल के काव्य हैं जिसमें कवियों रचनाकारों ने लक्षण ग्रंथों की रचना जानबूझकर नहीं की है, बल्कि वे अपने काव्यगत कला में इतने पारंगत थे कि उसमें रस छंद अलंकार ने उनकी कविताओं में स्वतः ही जगह बना ली है। तो ऐसे काव्य को रीति सिद्ध काव्य और ऐसे कवियों को रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। और तीसरा है रीति मुक्त काव्य, अर्थात ये जो ग्रंथ हैं, जो रीतिकाल के जो रीति मुक्त काव्य हैं या रीति मुक्त कविताएं हैं, इसमें कवियों रचनाकारों ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है बल्कि श्रृंगार का वर्णन किया है और ऐसे कवियों को रीति मुक्त कवि कहा जाता है। अब बच्चों रीतिबद्ध काव्य और रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।